मध्य प्रदेश के विदिशा के पास एक पहाड़ी है। उसके ऊपर जाएंगे तो एक गुफा मिलेगी। उस गुफा के अंदर एक विशाल मूर्ति है, 7 मीटर लंबी। विष्णु जी का वराह अवतार, भूमि को बचाते हुए। लेकिन ये वीडियो इस मूर्ति के बारे में नहीं है। ये वीडियो उस चीज के बारे में है जो इस मूर्ति के बगल में लिखी हुई है और जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। शंख लिपि यानी कि काउच स्क्रिप्ट, 1600 साल पुराने कोर्स गुप्ता एम्पायर के गोल्डन एज में लिखे गए। सवाल ये नहीं है कि ये लिखा कैसे, सवाल ये है क्या हम कभी इसे पढ़ पाएंगे। अब सोचिए 5th सेंचुरी एडी में जब रोम कोलैप्स हो रहा था, चाइना में डायनेस्टी शिफ्ट हो रही थी और मध्य प्रदेश के इस पहाड़ी पर एक सम्राट अपनी सबसे बड़ी कहानी पत्थर पर लिख रहा था। ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1807 में जब पहली बार इस साइट को डॉक्यूमेंट किया तो वो भी हैरान रह गया। 20 गुफाएं, हिंदू और जैन श्रीन्स की इंस्क्रिप्शंस, स्ट्रक्चर्स, वाटर सिस्टम्स, एक पूरा कॉम्प्लेक्स डेलिबरेटली डिजाइन्ड सिस्टम। कोई रैंडम डिगिंग नहीं हुई थी। हर गुफा, हर मूर्ति, हर इंस्क्रिप्शन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसका नाम है उदयगिरी यानी कि सनराइज हिल। ये नाम रैंडमली नहीं दिया गया था। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया कि इन गुफाओं की पोजीशनिंग, स्कल्पचर्स की प्लेसमेंट और पाथवेज का ओरिएंटेशन, ये सब सोलर ऑब्जर्वेशन से कनेक्टेड है। ये कोई रिलीजियस क्लेम नहीं है, ये एस्टैब्लिश्ड आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। इस पहाड़ी पर सन वर्शिप 2nd सेंचुरी बीसी से गुप्ता एम्पायर से 600 साल पहले एग्जिस्ट करता था और जब चंद्रगुप्त II यानी कि विक्रमादित्य ने 401 एडी में इस साइट को एक्सपेंड किया, उन्होंने पुरानी परंपरा को एक नए इंपीरियल विजन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और यही वो पॉइंट है जहां हमारी मिस्ट्री शुरू होती है। यहाँ केव नंबर 5 है जो सबसे बड़ी गुफा है और इसके अंदर सबसे बड़ा मैसेज है। विष्णु जी का वराह अवतार, एक विशाल बोर अपने दांतों में पृथ्वी को उठाए हुए कॉस्मिक डिस्ट्रैक्शन से रेस्क्यू करते हुए। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से पृथ्वी देवी को एक असुर ने कॉस्मिक ओशियंस के नीचे घसीट लिया था। विष्णु ने वराह अवतार लिया, ओशियन में डाइव किया और उन्हें बचाकर वापस ले आए। बहुत सुंदर कहानी है, स्पिरिचुअल है, सैक्रेड है, लेकिन हिस्टोरियंस को इसमें कुछ और भी दिखा है। देखिए, वराह के पैरों के पास एक ह्यूमन फिगर जो नील किए हुए है, घुटनों पे झुकी हुई है। कौन है ये? कुछ स्कॉलर्स का कहना है ये खुद चंद्रगुप्त II है। अगर ये इंटरप्रिटेशन सही है तो ये स्कल्पचर सिर्फ एक धार्मिक इमेज नहीं है, ये स्टेट प्रोपेगेंडा थी। सम्राट खुद को विष्णु का अर्थली रिप्रेजेंटेशन कह रहे थे। मैं वो हूँ जो ऑर्डर रिस्टोर करता है, मैं हूँ वो जो क्योस को डिफीट करता है। डिवाइन राइट्स टू रूल, कार्व्ड इन स्टोन। ये पॉसिबली साउथ एशिया का अर्लीस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल है जहाँ लार्ज स्केल स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजियस इमेजिनरी का यूज इंपीरियल अथॉरिटी लेजिटिमेट करने के लिए किया गया है। ये कोई रिलीजियस क्लेम नहीं है, ये एस्टैब्लिश्ड हिस्टोरिकल एनालिसिस है। मल्टीपल स्कॉलर्स, डिकेड्स ऑफ रिसर्च से ये प्रूफ होता है। और आखिर ये इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि उदयगिरी में सिर्फ डिवोशन नहीं था, वहां पॉलिटिक्स था, स्ट्रेटजी था, पावर प्ले था। एक सम्राट जो जानता था धार्मिक श्रद्धा से बड़ी कोई फोर्स नहीं है। अगर तुम लोगों का फेथ अपने साथ जोड़ लो तो तुम्हारी ताकत अनक्वेश्चनेबल बन जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक स्कल्पचर की कहानी नहीं है। अब आते हैं इस मिस्ट्री की असली सेंटर पर। उदयगिरी की गुफाओं में कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जो किसी नॉर्मल स्क्रिप्ट में नहीं लिखी गई हैं। ये लिखी गई है शंखा लिपि में, यानी कि क्राउच स्क्रिप्ट। नाम इसलिए क्योंकि इसके कैरेक्टर्स की शेप काउच की शेल जो होती है उसकी तरह कर्व है, जैसे कि शंख की शेल जो होती है उसकी कर्व्स की जैसे दिखती है। स्पाइरल, डेकोरेटिव ब्यूटी और कंप्लीटली अनरीडेबल। सोचिए 1600 साल, इतने टाइम में हमने इजिप्ट हीरोग्लिफिक डिकोड कर लिया, मेसोपोटामियन क्यूनिफॉर्म्स पढ़ लिए, इंडस वैली स्क्रिप्ट्स के बारे में डिबेट कर रहे हैं, लेकिन शंख लिपि अब तक किसी ने फुली डिसिफर नहीं किया है। स्कॉलर्स इंडिविजुअल साइंस को पहचान सकते हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग या कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, वो सब वैनिश है। ये कोई छोटी बात नहीं है। शंख लिपि सिर्फ उदयगिरी में नहीं मिलती, ये मल्टीपल एंशिएंट इंडियन साइट्स पर डॉक्यूमेंट की गई है। इसका मतलब ये है कि ये कोई लोकल डेकोरेशन नहीं है, ये वाइड स्प्रेड राइटिंग सिस्टम था।
कुछ स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि इन सिंबल्स में रिलीजियस फॉर्मुलेट्स एनकोड्स थे। दूसरे कहते हैं कि ये सेरेमोनियल या कमेमोरेटिव पर्पस के लिए थी, लेकिन सच यही है ये किसी को पता नहीं। और ये बात इस मिस्ट्री को और भी इंटेंस बनाती है क्योंकि उदयगिरी में रीडेबल इंस्क्रिप्चर्स भी है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में चंद्रगुप्त II का नाम है, डेट्स हैं, ऑफिशियल्स के नेम है, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। तो ये डुअलिटी क्रिएट हो गई है। एक तरफ एक कल्चर जिसका एडमिनिस्ट्रेशन, पोइट्री, साइंस, मैथमेटिक्स सब डॉक्यूमेंटेड था, दूसरी तरफ वही कल्चर एक ऐसे स्क्रिप्ट बना रहा है जिसे आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। सवाल उठता है क्यों? तो इसके पीछे 3 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि ये डेलिबरेटली एनकोडेड रिलीजियस नॉलेज था, सिर्फ इनिशिएटेड प्रीस्ट इसे पढ़ सकते थे, एक प्रकार का स्पिरिचुअल इंक्रिप्शन। दूसरी थ्योरी कहती है ये प्योरली डेकोरेटिव था, एब्सेंस ऑफ मीनिंग इंटेंशनल थी। लेकिन अगर मीनिंगलेस था तो मल्टीपल साइट्स पर रिपीटेडली क्यों यूज किया गया? तीसरी थ्योरी कहती है ये एक सेरेमोनियल स्क्रिप्ट थी, इसकी वैल्यू पढ़ने में नहीं लिखने के एक्ट में थी। लेकिन इनमें से कोई भी थ्योरी प्रूवन नहीं है। शंखलिपि अब तक अपना राज छुपाए हुए है। अब थोड़ा और डीप जाते हैं क्योंकि उदयगिरी की मिस्ट्री सिर्फ इसकी राइटिंग्स में नहीं है, इसका आर्किटेक्चर में भी है। याद रखिए इस पहाड़ी का नाम सनराइज हिल है यानी उदयगिरी, और ये नाम कोइंसिडेंटल नहीं है। रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि उदयगिरी की कुछ गुफाएं डेलिबरेटली इस तरह से पोजीशन है कि स्पेसिफिक सीजन्स में स्पेसिफिक सोलर इवेंट्स के टाइम पे सनलाइट एग्जैक्टली केव के अंदर के स्पेसिफिक पॉइंट पर गिरती है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ये डेलिबरेट डिजाइन है। 5th सेंचुरी एडी में बिना जीपीएस के, बिना सैटेलाइट के, इमेजिन करिए बिना मॉडर्न सर्विलेंस इक्विपमेंट के, उन्होंने पहाड़ी के टोपोग्राफी को इतना प्रिसाइजली मैप किया, इतना एक्यूरेटली अलाइन किया कि 1600 साल बाद भी एस्ट्रोनॉमिकल आर्किटेक्चर इंटैक्ट है। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि इसका एक और लेयर था, मूवमेंट थ्रू द कॉम्प्लेक्स। उनके हिसाब से उदयगिरी में मूवमेंट कोरियोग्राफ थी। पिलग्रिम्स एक स्पेसिफिक रूट्स फॉलो करते थे, केव टू केव, गुफा से गुफा, और हर गुफा में एक अलग स्पिरिचुअल कंसेप्ट रिप्रेजेंट करते थे। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी थी। पहली गुफा में एंट्री कीजिए, फिर दूसरी गुफा में पुराणिक स्टोरी है, फिर तीसरी गुफा में रॉयल पावर का डिस्प्ले है, फिर सबसे बड़ी गुफा में वराह क्लाइमेक्स। ये सब एक फैमिलियरिटी साउंड करता है। ये मॉडर्न स्टोरी टेलिंग का स्ट्रक्चर है, बिगिनिंग, मिडल, क्लाइमेक्स। इस स्ट्रक्चर को 5th सेंचुरी में आर्किटेक्चर में डिजाइन करके रखा गया था। और ये कोई रिलीजियस क्लेम नहीं है, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ है। लेआउट, पोजीशनिंग, इंस्क्रिप्शंस सब इस पैटर्न को सपोर्ट करते हैं। आज तक आपने अगर ये नाम नहीं सुना था उदयगिरी, तो समझिए कि हमारी एजुकेशन सिस्टम ने गुप्ता एम्पायर का सबसे ब्रिलियंट एग्जांपल्स में से एक को मिस कर दिया। और ये सिर्फ एक साइट नहीं है, इंडिया में ऐसे डजन्स ऑफ साइट्स हैं जहां आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी एक साथ एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम स्कूल में इनके बारे में नहीं पढ़ते। तो ये वीडियो उन सब के लिए भी है जो जानना चाहते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स सिर्फ डिवोटेड नहीं थे, वो साइंटिफिक भी थे, प्रिसाइज भी थे और मिस्टीरियस भी थे। अगर ये जर्नी आपको मीनिंगफुल लगी तो शेयर कीजिए इसे किसी एक ऐसे दोस्त के साथ या किसी ऐसी फैमिली के साथ जो इस तरह की नॉलेज डिजर्व करते हैं और जानना चाहते हैं, क्योंकि ये नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना भी जरूरी है। और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से शंखलिपि में ऐसा क्या लिखा होगा। स्पिरिचुअल फॉर्मूलाज होंगे, रॉयल डिक्लेरेशंस होंगी या फिर और कुछ। मैं पढ़ रही हूँ आपकी हर कमेंट। अब एक पैराडॉक्स की तरफ भी चलते हैं। गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है और रीजन सॉलिड भी है। आर्यभट्ट ने जीरो इन्वेंट किया, सुश्रुत ने सर्जरी डेवलप की, कालिदास ने लिटरेचर की पिनिकल क्रिएट की, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली जो 1600 साल में रस्ट नहीं हुआ, गुप्ता एरा में बना था। नालंदा यूनिवर्सिटी बनी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर, मेटलर्जी, एजुकेशन सब कुछ पीक पर था। और फिर भी उदयगिरी में एक स्क्रिप्ट ऐसी है जिसे हम आज तक पढ़ नहीं सके। ये कोई साइंटिफिक पैराडॉक्स है, एक सिविलाइजेशन जो इतनी एडवांस थी कि हम आज भी उसकी मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, लेकिन उस सिविलाइजेशन का एक राइटिंग सिस्टम हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सामने खड़ा है और कुछ नहीं बोलता। और ये बात हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ की याद दिलाती है, प्रोग्रेस लीनियर नहीं है। सिविलाइजेशन राइज होती हैं, पीक करती हैं और फिर नॉलेज कैन बी लॉस्ट, एंटायर सिस्टम ऑफ मीनिंग कैन बी डिसअपियर्ड।
ये एंशिएंट मिस्ट्रीज का असली वेट है। ये सिर्फ कूल सीक्रेट्स नहीं है, ये वार्निंग्स हैं। नॉलेज को एक्टिवली प्रिजर्व करना पड़ता है, इनहेरिट करना पड़ता है, पास ऑन करना पड़ता है, नहीं तो वो शंख लिपि की तरह वैनिश हो जाती है। तो अब हम वापस आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर, ये हकीकत है या कल्पना? उदयगिरी केव सचमुच एक एनकोडेड मैसेज है जो डेलिबरेटली डिजाइन किया गया है, या हम ओवर इंटरप्रेट कर रहे हैं कि सिंपल रिलीजियस आर्किटेक्चर है? मैं कहती हूँ दोनों। हकीकत ये है कि उदयगिरी डेलिबरेटली डिजाइन किया गया है, एविडेंसेस सॉलिड है। केव पोजीशनिंग, इंस्क्रिप्शन डेंसिटी, स्कल्पचर्स प्लेसमेंट कुछ भी रैंडम नहीं है। चंद्रगुप्त II ने इस साइट को एक इंपीरियल स्टेटमेंट बनाया था। वो स्टेटमेंट आर्किटेक्चर्स में है, स्कल्पचर्स में है, स्क्रिप्ट में है। कल्पना शायद उतनी नहीं है, क्योंकि जो भी मैसेज वो देना चाहते थे उसका एग्जैक्ट मीनिंग हम नहीं जानते। शंख लिपि अब तक साइलेंट है। वराह रिलीफ के नीचे जो फिगर है वो सम्राट है या नहीं, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है अभी भी। लेकिन इस एग्जैक्ट टेंशन में फैक्ट और मिस्ट्री के बीच में वही जगह है जहां असली कहानी रहती है। गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें ह्यूमैनिटी की हाईएस्ट पोटेंशियल को टच किया है। मैथमेटिक्स, आर्ट्स, लिटरेचर, आर्किटेक्ट, फेथ, सब कुछ। और उदयगिरी उस गोल्डन एज का एक टाइम कैप्सूल है, एक पजल जिसका आधा सॉल्यूशन हमारे पास है और आधा अब तक पत्थर में छुपा हुआ है। शायद एक दिन, शायद कोई स्कॉलर, शायद कोई एआई इस कोड को तोड़ देगा। तब तक उदयगिरी अपने पत्थरों में अपनी कहानी छुपाए हुए हैं और हम बस देखते हैं, सोचते हैं और सवाल करते हैं। अगर ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगी तो एक सिंपल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए। ये एक नया चैनल है और आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और नई मिस्ट्रीज और अनछुए पहलुओं को छूने का। शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो सोचते हैं कि इंडियन हिस्ट्री बोरिंग है। उन्हें दिखाइए कि यहाँ मिस्ट्री भी है, साइंस भी है और सस्पेंस भी है। कमेंट करके बताइए अगली वीडियो में कौन सी मिस्ट्री एक्सप्लोर करूं। अगली वीडियो तक देखते रहिए, सोचते रहिए, सवाल करते रहिए। जय हिंद।